नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना थोड़ी पुरानी है। उस वक्त की है जब 24 मार्च 2020 को देश में लॉकडाउन लगा था। बड़ा वाला लॉकडाउन। गाड़ियां, हवाई जहाज, ट्रेनें, ट्रकें, कार, बस सब बंद है। लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन था। इसी बीच 22 मई 2020 को तेलंगाना राज्य के वारंगल जिले के गोरईगुंटा गांव में एक जूट की बोरी बनाने वाली फैक्ट्री थी। फैक्ट्री के मालिक जे भास्कर ने थाने पर फोन किया और यह बताया कि मेरी फैक्ट्री के पास एक कुएं में कई लाशें तैर रही हैं और यह भी बताया कि मेरी फैक्ट्री में रहने वाले मेरे मजदूर का पूरा परिवार गायब है। सूचना गंभीर थी। पुलिस की आवाजाही में कोई रोक टोक नहीं थी। पुलिस आ गई। पुलिस ने कुएं में से एक पुरुष, 2 महिलाएं और 3 साल के एक बच्चे का शव निकाल लिया। उसकी पहचान मकसूद आलम, जो भास्कर साहब की फैक्ट्री में काम करता था और फैक्ट्री के परिसर में ही रहता था, उसकी पत्नी निशा, उसकी बेटी बुशरा खातून और उसके बेटे बबलू, इनकी पहचान हो गई। थोड़ी देर बाद जब पुलिस कोशिश करके भीतर से ऊपर तैरती हुई लाशें निकाल रही थी, उसे यह महसूस हुआ कि कुछ लाशें अभी भी इसके नीचे पड़ी हुई हैं, जो तैर कर ऊपर नहीं आई हैं या जो फूल कर ऊपर नहीं आई हैं, यानी अभी उनके मरे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। पुलिस ने एक एक करके वो बची हुई लाशें भी निकालनी शुरू की। एक के बाद एक 9 लाशें उस कुएं से निकाली गई। 3 साल की उम्र से लेके 55 साल की उम्र तक 9 लाशों का मिलना जैसे हाहाकार हो गया। सामान्य रूप से शांत गांव, एक फैक्ट्री में रहने वाले सभी मजदूर और उनके परिवार वाले थे। पुलिस ने सबसे पहले मालिक जे भास्कर से पूछताछ शुरू की। उसने ये बताया कि साहब 24 मार्च से बिल्कुल सब कुछ बंद था। थोड़ा सा जब हल्का होना शुरू हुआ तो 21 मई को मैंने अपने एक टैक्सी वाले, एक टेम्पो वाले और उसके ड्राइवर को जानने वाला था, जो माल फैक्ट्री से निकाल के अलग अलग जगह सप्लाई करता था। उससे कहा कि छिप छिपा के किसी तरह से फैक्ट्री में चले जाओ। फैक्ट्री में मकसूद और उसकी फैमिली होगी, या फिर फर्स्ट फ्लोर पर वहां श्याम और श्रीराम तुमको मिलेंगे। उनको बता देना वो भीतर से बोरियां निकाल देंगे, बनी बनाई, मतलब नई नई ब्रांड न्यू बोरियां। संख्या बताई कि 500 बोरियां निकालकर वहां से और फला ग्राहक के यहां पहुंचा देना। बार बार उनका फोन आ रहा है, कुछ तो शुरू करना पड़ेगा। लंबा टाइम हो गया, 2 महीने बीत गए, बिल्कुल काम धाम ठप है, तो जो कुछ बना हुआ माल है उसको बेचना जरूरी है। उन्होंने बताया कि ऑटो ड्राइवर वहां गया, आवाज लगाई। वहां पर जहां फैक्ट्री के मजदूर रहते हैं वहां पर देखा, फर्स्ट फ्लोर में राम और श्रीराम
श्याम और श्री राम, इन दोनों को आवाज लगाई, लेकिन पूरी फैक्ट्री में किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसने ये बात फोन करके जे भास्कर साहब को बताई कि साहब यहां तो कोई नहीं है। भास्कर को भी थोड़ा अजीब लगा। अच्छा, चूंकि उस समय ऐसा माहौल था कि जिसको जब मौका मिल रहा था वो अपने वतन के लिए, अपने घर के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने जिले के लिए पैदल ही सही परिवार को लेकर भाग रहा था। वो हुजूम मुझे आज तक याद है, वो भीड़ मुझे आज तक याद है, वो पैरों के छाले मुझे आज तक याद है, चलते चलते आदमी का गिर पड़ना भी मुझे याद है। पूरी की पूरी सड़क पर चलने वाले लोग, बरेली में पूछा गया तो साहब गुड़गांव से आ रहे हैं। कुछ लोग साइकिल से मिले, उन्होंने कहा साहब हम मुंबई से आ रहे हैं, सूरत से आ रहे हैं। हजार हजार किलोमीटर की यात्राएं लोगों ने डर की वजह से और सरवाइव करने की वजह से सब अपने गांव भाग रहे थे। भास्कर को थोड़ा अजीब लगा कि इन लोगों को न तो खाने पीने की दिक्कत थी, मैंने सारी सुविधाएं दे रखी थी, हमारे पुराने वफादार लोग हैं, ये अचानक कैसे जा सकते हैं। जे भास्कर और उनके पार्टनर संतोष ने जुगाड़ किया, किसी वाहन से अपनी फैक्ट्री पहुंचे, ढूंढना शुरू किया। बड़ा परिवार मकसूद का कोई भी नहीं, बच्चा 3 साल का वो भी नहीं, श्री राम और श्याम भी नहीं। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। थोड़ी देर में वहां उन्होंने फैक्ट्री के तमाम, और बड़ा कैंपस था फैक्ट्री का, उसको देखना शुरू किया। उसको जो जहां कच्चा माल लगा होता है वहां देखना शुरू किया हो कि रात में कोई इनके साथ हादसा न हो गया हो, कोई वारदात न हो गई हो। भाग के देखा कि उनका स्टॉक किसी ने चोरी तो नहीं किया है, लेकिन सब कुछ उसके भीतर सामान्य मिला। फिर उन्होंने ये देखा कि एक साइकिल के टायर, उसका जो ट्रैक होता है या जो उसका निशान होता है, वो बार बार फैक्ट्री के उस सर्वेंट्स क्वार्टर से लेके दूर बने हुए कुएं तक गया है और लौटा है। इस शक में उन्होंने कुएं के भीतर फैक्ट्री से कनेक्शन निकाल के हेवी लाइट्स का प्रयोग करके कुएं के भीतर झांकने की कोशिश की। जैसे ही उसमें उतराती हुई लाशें दिखाई पड़ी, जे भास्कर साहब की चीख निकल गई। दोनों ने मिलकर फौरन थाने को सूचना दी। पुलिस आई और एक के बाद एक 9 लाशें निकाली गईं। पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था, कौन था, कहां से था। बस साइकिल का एक ट्रैक जो बार बार फैक्ट्री के सर्वेंट क्वार्टर से लेकर कुएं तक जा रहा था, उसके सिवा पुलिस क्लूलेस थी। खैर, 9 लोगों की हत्याएं हुई थी। पुलिस ने प्राइमा फेसी ये देखा कि पोस्टमार्टम में किसी को एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, किसी तरह की। तो ये जरूर समझ में आ गया कि एक साथ ये डाले गए हैं, इनको जहर खिलाया गया, पिलाया गया, और जहर से ही इनकी मृत्यु प्रतीत होती है। इसकी संभावना बहुत कम है कि किसी काम से कुएं के पास आए हों और एक के बाद एक 9 आदमी दूसरे आदमी को निकालने के लिए कुएं में गिर गए हों, कूद गए हों। इसकी संभावना बहुत कम थी। पोस्टमार्टम में भी कोई चीज क्लियर नहीं हुई। कॉज ऑफ डेथ कुड नॉट बी ascertained, hence विसरा प्रिजर्व्ड। विसरा को प्रिजर्व करके उसकी केमिकल एनालिसिस के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया। 5 दिन हो गए और फोन 1 सेकंड के लिए भी अधिकारियों का खाली नहीं होता था। लोग कंसर्न थे।
बाहर जरूर नहीं निकल रहे थे, भीड़ नहीं लगा सकते थे, लेकिन फिर भी जनप्रतिनिधि, जानने वाले लोग, लेबर संगठन के लोग, ये सब पुलिस को परेशान कर रहे थे। तभी एक दिन, घटना के 5वें दिन, यानी ये बात 22 मई 2020 की है, 5वें दिन यानी 27 या 28 को एक व्यक्ति थाने पर आया और उसके हाथ में 2 मोबाइल फोन थे। उसने कहा, साहब मैं वहां से निकल रहा था तो सोनालिका ट्रैक्टर्स के गोदाम के पास ये दोनों मोबाइल मुझे 10 कदम की दूरी पर पड़े हुए मिले। पुलिस ने फौरन उसको चार्ज किया, चार्ज करके ऑन किया, ये जानने के लिए कि ये किसका मोबाइल फोन है। यह पता लगा कि उसमें से एक मोबाइल फोन मकसूद आलम की पत्नी निशा का है और दूसरा मजदूर श्रीराम का है। पुलिस को ऐसा लगा विवेचना की डोर का एक सिरा उसके पास आ गया है और शायद इससे वो आगे तक पहुंच सके। एक पुलिस को बात और पता लगी कि 20 मई को मकसूद आलम के बेटे शाहबाज का जन्मदिन था। 21 मई की सुबह वो बोरियां लेने के लिए ऑटो ड्राइवर वहां पर गया था जब ये लोग नहीं मिले थे। लोगों ने बताया कि 20 तारीख को रात में इनके यहां खाना पीना हुआ था। आसपास के 4-6 लोग वहां पर जुटे थे। लाइट लगाई थी, चूंकि लॉकडाउन था इसलिए 10 लोगों से ज्यादा की बात उनको पता नहीं हो सकी, लेकिन बर्थडे था ये कंफर्म हो गया। तो 3 चीजें हुई पुलिस के पास। एक, साइकिल का ट्रैक, दूसरा वो मोबाइल फोन जिससे जो भी व्यक्ति जिसने भी ये किया है उसके जाने का रास्ता, और तीसरा जो कुछ भी हुआ वो उस दिन जिस दिन शहबाज का बर्थडे था उस दिन की बात, शहबाज के बर्थडे के दिन ही हुआ होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता लगा कि इन लोगों की मृत्यु 20 मई की रात 9:30 बजे से सुबह 20 मई की रात 9:30 बजे से 21 मई की सुबह 6 बजे तक हुई है। जिनकी 9:30 बजे मृत्यु हो गई होगी, मई भरी गर्मी, उनकी लाश ऊपर आ गई। जिनकी मृत्यु अगले दिन 6 बजे हुई है उनकी लाश ऊपर आने की प्रोसेस में रही होगी। इसीलिए पहली बार में 5 शव, 4 शव और दूसरी बार में तलहटी पर बैठे हुए 5 शव बरामद हुए थे। पुलिस ने उस रास्ते पर, जिस रास्ते पर ये सोनालिका ट्रैक्टर्स का गोदाम था, उस रास्ते पर 2 फैक्ट्रियों के बाहर लगे हुए सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगे। एक 9:30 बजे के पहले कौन आता हुआ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरा सुबह 6 बजे के आसपास कौन आता हुआ या जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने का आशय ये कि 9:30 बजे पहली डेथ अगर हुई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से, तो 8:30 से 9 के बीच कोई न कोई जाना चाहिए। कोई न कोई इसलिए कि कोई भी व्यक्ति उनमें से जिंदा नहीं था। सबसे पहले पुलिस को शक हुआ मकसूद आलम की बेटी बुशरा के पूर्व प्रेमी पर। आसपास लोगों ने बताया कि साहब एक लड़का था, वो बुशरा से मिलता जुलता रहता था, बाहर मिलता था, और बुशरा की माँ और पिता यानी मकसूद आलम और निशा वो इसका विरोध करती थी, तो हो सकता है उसने ऐसा किया हो।
क्योंकि बुशरा की भी उसी में मृत्यु हुई थी। बहरहाल उसको पकड़ा गया, पकड़ कर लाया गया, पूछताछ की गई। जाहिर सी बात है, कोई बिठा के श्रीमान जी नहीं कहा गया होगा, कुछ न कुछ तो किया गया होगा। लेकिन ये पता लगा कि वो घटना के समय वहां आसपास इर्द गिर्द भी नहीं था, लिहाजा उसको जाने दिया गया। सीसीटीवी फुटेज की गंभीर एनालिसिस के बाद एक व्यक्ति साइकिल पर ठीक 8:15 बजे आता हुआ दिखाई दिया और सुबह ठीक 6:15 बजे वापस जाता हुआ उसी दिशा में सोनालिका ट्रैक्टर्स के गोदाम के सामने से जाता हुआ दिखाई दिया। इतने सारे एविडेंस, एक तो साइकिल के टायर मार्क लेबर्स क्वार्टर से कुएं तक, दूसरा 9:30 बजे की पहली मौत और सुबह 6 बजे की अंतिम मौत, तीसरा वो रास्ता जो सोनालिका ट्रैक्टर्स के गोदाम के सामने से जाता है। ये तीनों चीज इसी साइकिल सवार पे फिट हो रही थी। पुलिस ने मेहनत करके उसे पहचान भी लिया और फिर उसकी गिरफ्तारी भी कर ली। उस साइकिल वाले व्यक्ति का नाम संजय यादव था। वो बिहार का रहने वाला था, उम्र थी 30 साल। पुलिस ने सबसे पहले उसके उसके कमरे पर, उसके घर पर दबिश दी। 2 मोबाइल और एक्टिवैन टेबलेट्स की 4 पत्तियां उसके घर से बरामद हो गई और फिर उसने सिलसिलेवार तरीके से पूरी बात बताई। पहले उसने बताया कि हाँ साहब, मैंने इन सबको मारने का इरादा नहीं था। मेरा मारने का इरादा मकसूद आलम और उसकी पत्नी निशा को था, लेकिन मेरे सामने मजबूरी थी। मुझे नींद की गोलियां खाने में मिलानी थी और जिन लोगों ने खाया वो मारे गए। पूछा गया कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो तुमने इतने लोगों को मारने के लिए इतनी बड़ी साजिश की। तब उसने बताना शुरू किया। उसने कहा कि मकसूद के साथ, उसने ये भी बताया कि मैंने उस फैक्ट्री में बहुत दिन तक काम भी किया था। मकसूद की एक रिश्तेदार थी जिसका नाम रफीका था। रफीका तलाकशुदा थी और उम्र करीब 37 साल थी। वो धीरे धीरे रफीका के संपर्क में आ गया। रफीका के संपर्क में आने के बाद उसके संबंध रफीका की 15 साल की बेटी से हो गए। अचानक एक दिन रफीका को इस बात का शक हो गया कि मैं उसकी बेटी के साथ उसके चक्कर में भी रहता हूं। रफीका ने उसी दिन इससे कहा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, जो तुम लिव इन में रह रहे हो, साथ में रह रहे हो, शादी नहीं कर रहे हो, लिहाजा अब तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। रफीका के दिमाग में यह था कि अगर ये मुझसे शादी कर लेगा, मैं इसकी बीवी हो जाऊंगी, तो कम से कम ये मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। जब उसने ज्यादा दबाव बनाया कि तुम्हें शादी करनी है, तब संजय ने उसको रास्ते से हटाने का प्लान किया। वो 6 मार्च को
उसने रफीका से ये कहा कि चलो ठीक है, पहले तुम्हारे माँ बाप से मिल लाते हैं पश्चिम बंगाल में, उनको ये बात बता देते हैं, उनसे हामी भरवा लेते हैं, फिर हम लोग शादी कर लेंगे, किसी न किसी का रहना जरूरी है। रफीका तुरंत राजी हो गई और 6 मार्च को ये लोग वहां से पश्चिम बंगाल जाने वाली गरीब रथ ट्रेन में सवार हुए। थोड़ी देर में ही संजय ने छाछ यानी मट्ठे का एक पैकेट लाकर उसको पीने के लिए दिया। थोड़ी देर में वो बेहोश हो गई क्योंकि उसने उसमें एट्रोविन की 20 गोलियों का पाउडर मिला दिया था। जब वो थोड़ा नींद में आने लगी तो उसे सहारा देकर वो ट्रेन में बाथरूम की तरफ ले गया। पैसेंजर्स ने भी पूछा क्या बात है, बोले परेशान मत होइए, इनको बीमारी है, अभी गेट के पास इनको मैं थोड़ी सी हवा जब लग जाएगी तो ठीक हो जाएंगे। उसे डिब्बे की गेट के पास ले गया। रात का वक्त था, थोड़ी देर वेट किया, जब वहां कोई नहीं दिखाई पड़ा तो रफीका के दुपट्टे से उसका गला कस दिया। और जब यह गरीब रथ ट्रेन आंध्र प्रदेश में वेस्ट गोदावरी जिले के ताड़ेपल्ली गुडेम स्टेशन के पास पहुंच ही रही थी तो संजय ने उसे ट्रेन से धक्का दे दिया। चलती हुई ट्रेन पर वो नीचे गिर गई। अगले दिन पुलिस ने वो लाश बरामद की ताड़ेपल्ली गुडेम जिले की। गले में स्ट्रेंगुलेशन का निशान पोस्टमार्टम में बताया गया। हत्या का मुकदमा कायम कर दिया गया, लेकिन न तो मृतका की पहचान हुई, न ही ये पता लगा किसने ये हत्या की है। संजय वहां से अगले स्टेशन राजमुंदरी में ट्रेन से उतर गया और वारंगल लौट आया, ऐसा उसने पूछताछ में बताया। जब लौट कर वो आया तो रफीका के तीनों बच्चे, जिनमें उसकी बेटी और 2 लड़के थे, उन्होंने पूछा मां कहां है। संजय ने कहा कि मां अपने यानी तुम्हारे ननिहाल अपने मां बाप के पास कुछ दिन के लिए रुकी है, वो मुझे फोन करेगी, मैं उसको लेने जाऊंगा, लेके वापस आ जाऊंगा। पर मकसूद और उसकी पत्नी निशा को शक हो गया कि ये लेकर वहां गया था, वो इतनी जल्दी वारंगल कैसे लौट आया। उन्होंने रफीका के मां बाप को फोन किया कि क्या रफीका तुम्हारे पास है। उन लोगों ने मना कर दिया कि यहां कभी आई ही नहीं। संजय सेठ, अच्छा इसी बीच में 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया। तो संजय ये बताता रहा कि वो जहां भी मम्मी के यहाँ थी, पापा के यहाँ, अब तो वो आ ही नहीं सकती, लॉकडाउन हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, दुनिया भर की बातें उसने बताना शुरू की। 6 मार्च की बात है जब उसने उसका गला कस के और डिब्बे से धक्का देकर ट्रेन के मार दिया था। 24 मार्च को लॉकडाउन हो गया। उसके बाद से संजय सेठ का कोई पता नहीं लगा। अचानक 15 मई के आसपास वो फिर वापस मकसूद के उस कैंपस में दिखाई पड़ा। मकसूद और निशा उसे अपने साथ घर पे ले आए और उससे कहा कि सही सही बता दो कि रफीका कहां है, वरना हम लोग पुलिस में FIR कराने जा रहे हैं। बहुत दिन हो गया, तुम बताते हो कि तुम उसे उसकी मां के यहाँ छोड़ के आए हो, माँ बाप कहते हैं वहां कहीं पहुंची ही नहीं, तो वो है कहां। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, वो वहीं गई थी, असल में मैंने बाहर छोड़ दिया था, यहाँ छोड़ दिया था उस स्टेशन पे, क्योंकि थोड़ा समय मिल गया उसको बहाना बनाने का।
लेकिन मकसूद आलम और निशा इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उसने कहा अच्छा ठीक है, अब मैं जाता हूं, पता करा के उससे तुम्हारी बात करा दूंगा। किसी तरह जान छुड़ाकर वहां से भागा और तभी उसके दिमाग में ये शैतान सवार हो गया कि मकसूद आलम और निशा को अगर रास्ते से नहीं हटाया तो कभी न कभी हमारी पोल खुलेगी, पुलिस पकड़ेगी, पुलिस जो करेगी वो दुनिया जानती है क्या करेगी, और फिर पुलिस सब पता कर लेगी। 20 मई को, अच्छा उसके पहले मैंने ये बताया था कि वो पुलिस ने जब उसका मोबाइल चेक किया तो उसमें नींद की गोलियों के बारे में सर्च हिस्ट्री में घंटों उसको सर्च किया गया था, और उसी के फोन में नींद की गोली एटोवेन 2 mg के पत्ते का स्क्रीनशॉट भी मिला और उसके घर से बरामद भी हुआ। संजय ने 16 मई और 18 मई को वारंगल के एक मेडिकल स्टोर से 8 पत्ते एट्रोवेन के लिए थे, जिनमें से 4 यानी 40 का इस्तेमाल हुआ था और 4 पत्ते उसके घर में मिले थे। विसरा रिपोर्ट में भी बाद में यह आ गया कि मरने वालों की विसरा में एट्रोवेन के जो जो कंपोनेंट्स हैं वो पाए गए थे और बड़ी मात्रा में पाए गए थे। उसने बताया कि हम 20 को वहां से निकले नींद की गोलियां लेके, उसका पाउडर बना के, और कैंपस में पहुंचे। देखा कि शाहबाज का बर्थडे था, बर्थडे हो रहा था। मैंने सोचा कि अगर खाने में मिला दूंगा तो सारे मर जाएंगे। फिर एक एक को देखा, उसकी निगाह रफीका की लड़की पर थी। रफीका की लड़की वहां पर नहीं थी। दरअसल जब ये उसकी मां को लेके गया था उसके बाद ही रफीका की लड़की अपने पास में किसी रिश्तेदार के यहाँ रहने लगी थी। उसकी मां ने कहा था तुम वहां, हम मम्मी से मिलके आते हैं, तब तक तुम फलां जगह पे रहो। उसने भीतर जहां खाना बना था, बहाने से, बहाना भी उसने बताया कि कैसे, जो बड़े उसमें बाउल में जिसमें दाल रखी हुई थी उसमें से एक जो दाल निकालने वाला जो थोड़ा गहरा सा वो बर्तन होता है, जो पैन होता है, कलछुल जिसे कहते हैं, वो निकाला, इधर उधर देखा और उसी में पीसी हुई एट्रोवेन की 40 गोलियां मिला दी और फिर उसी को दोबारा उसमें मिला दिया मुख्य दाल में, बड़े बाउल में मिलाकर। वहां से वो फिर बाकी जो और खाना था उसने खाया। सब लोग मिले जुले खाना वाना खा के थोड़ी देर उसने वेट किया। देखा उसने धीरे धीरे करके सब एक एक करके गिरने लगे। जो जो बेहोश होता जा रहा था उसको बोरियों में भर के साइकिल से, नेचुरली वो मरे नहीं थे, नींद की गोलियां थी, असर हुई, बेहोश हो गए, एकदम होश में नहीं थे। इलाज हुआ होता या अपने पे छोड़ दिया गया होता तो हो सकता है 40 गोलियों का असर इतना न होता, क्योंकि बड़े बाउल में मिलाया गया था और 9-10 लोगों ने खाया था। तो एक एक के हिस्से में 4-4 गोलियों की जो उसकी पावर होती है, जो 4 mg में 4-4 अगर आप मिलाएंगे तो 40 mg हो गया। मैं कह नहीं सकता कि उसमें इतनी ताकत थी कि वो जान से मार सके, या फिर उसने सिर्फ बेहोश किया। रात में 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक एक एक करके 9 के 9 लोगों को बोरियों में भर भर के उस कुएं में फेंकता गया। मैंने बताया था कंप्लीट लॉकडाउन था, लोग आते जाते नहीं थे, कैंपस बड़ा था,
वहां न कोई मजदूर था, न और कोई काम करने वाला था। उसके दिमाग में था कि सारे मर जाएंगे, कोई गवाह नहीं मिलेगा, कभी किसी को नहीं पता लगेगा कि ये हत्याएं किसने की हैं। मकसूद के घर उस दिन शकील, उसका एक दोस्त भी आया था, उसकी भी बॉडी इस कुएं से निकली थी। श्याम और श्रीराम की बॉडी भी उसी में से निकली थी। पुलिस को संजय की मोबाइल में रफीका की 15-15.5 साल की बेटी के साथ रेप करने के अलग अलग दिन के 5 वीडियो भी मिल गए। पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि ये उसकी बेटी के चक्कर में इसने रफीका से नजदीकी बनाई, उसके साथ लिव इन रिलेशन में उसने रहना शुरू किया, लेकिन उसकी निगाह उसकी उस 15-16 साल की बेटी पर थी। रफीका की बेटी ने फिर बयान दिया कि संजय उसके साथ बहुत बार रेप कर चुका है। रफीका की बेटी का मेडिकल कराया गया तो उसे गर्भवती पाया गया। सबूत मैंने आपको बता दिए, गूगल सर्च की हिस्ट्री, एट्रोविन का स्क्रीनशॉट, रफीका की बेटी के साथ रेप करते हुए बनाया हुआ वीडियो, एट्रोविन के पत्ते जहां से खरीदे गए उस मेडिकल शॉप के रिकॉर्ड्स, ट्रायल के समय 9 लोगों की हत्याओं के ट्रायल में 28 अक्टूबर 2020 को, अब आप समझिए कि यह हत्या की गई 21 मई को, 20 मई की रात में, और 28 अक्टूबर 2020 को जिला अदालत ने संजय यादव को मौत की सजा सुना दी। संजय के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया है और 2 अलग केस, यानी रफीका के मर्डर का केस और बच्ची के साथ रेप का केस, ये भी अभी इसके विरुद्ध ट्रायल में चल रहा है। एक साथ जिन 9 लोगों की हत्या हुई थी उसमें अदालत ने उसे फांसी की सजा सुना दी है। आज की घटना देखिए, विवेचना में यह तय नहीं हो पाया कि संजय ने रफीका की उस अल्पवयस्क लड़की के चक्कर में रफीका के साथ रहना शुरू किया या फिर रफीका की नजदीकी के बाद, उस पर तमाम पैसा खर्च करने के बाद उसकी निगाह रफीका की उस बच्ची पर, उसकी गंदी निगाह रफीका की उस बच्ची पर पड़ी। यह तय नहीं हो पाया विवेचना के हिसाब से। मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूं और दावे से कह सकता हूं कि संजय की निगाह पहले दिन से ही रफीका की लड़की पर थी और उस बच्ची पर बुरी नीयत की वजह से उसने रफीका को अपना लिव इन पार्टनर बनाने का नाटक किया, अपनापन दिखाने का नाटक किया, सहायता करने का नाटक किया। निगाह उसकी हमेशा उसकी बच्ची पर थी और जब रफीका को यह बात पता लगी तो, और वो गले पड़ गई कि नहीं अब शादी करो, उसे डर था कि ऐसा न हो कल को ये हमारी बेटी के साथ शादी करने की बात करने लगे, और जैसे ही वो गले पड़ी वैसे ही उसकी हत्या हो गई। लिव इन रिलेशंस में मैं 40-50 के आसपास आपको ऐसी क्राइम की बातें बता चुका हूं जिनमें सब में हलाल लड़कियां ही हुई हैं, औरतें ही हुई हैं। और ये बात मैंने 50 बार बताई है जो मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आपके घर में जवान लड़की, जवान बहू या जवान महिला हो तो कभी बाहरी व्यक्ति को एक्सेस न दें अपने घर के भीतर का, कभी न दें। मेरे सुधी श्रोता जानते होंगे, मैं बार बार इसको रिपीट करता हूं, हर घटना के बाद रिपीट करता हूं।
कि कोई अचानक आपके, अगर आपके घर में नौजवान बेटी, बहू या लड़की है कोई, और अचानक कोई आपकी मदद करने लगे, अचानक प्यार दिखाने लगे, अचानक अच्छे अच्छे गिफ्ट देने लगे, अचानक बच्चों के लिए भी पैसा खर्च करने लगे, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि वो ना आपको प्यार करता है, ना आपके लिए कुर्बानी देने को तैयार है। उसकी गंदी नज़र सिर्फ और सिर्फ उस जवान बेटी या बहू पर है। वो आपको सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके उस लड़की या उस महिला तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। अभी हाल में मैंने किस्सा गोई के पुराने एपिसोड्स में, अभी 10, 12, 15 एपिसोड पहले, जिसमें एक सौतेले बाप ने अपनी सौतेली बेटी के ऊपर गंदी नीयत, गंदी निगाह डाली। एक दूसरे मामले में एक बाप ने शराब के नशे में ही अपनी अपनी बेटी पर, अल्पवयस्क बेटी पर गंदी निगाह डाली, और दोनों ही केसेस में लड़की की मां ने उस बाप की हत्या की है। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि जब घर में इस तरह से जवान लड़की, बहू या कोई महिला हो, तो बाहरी व्यक्ति की, अनजान व्यक्ति की, बहुत नजदीक व्यक्ति की, बहुत जानने वाले व्यक्ति की एंट्री या एक्सेस घर में मत होने दीजिए। आपकी थोड़ी सी लालच आपको बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकती है। अब आप सोचिए ना कि एक 15-16 साल की बच्ची के चक्कर में संजय ने 9 लोगों की हत्या कर दी। अगर उस बर्थडे पार्टी में रफीका की बेटी होती तो कभी जहर न मिलाता, सबकी जान बच जाती। लेकिन मां को चूंकि ये शक हो गया था, इसलिए जैसे ही वो अपने बच्ची की ननिहाल के लिए जाने लगी, उसने बता दिया कि तुम फलां जगह फलां रिश्तेदार के यहाँ जाकर रुकना, जब तक मैं लौट के आ नहीं जाती। हफ्ते भर में वापस आने की बात उसने कही थी। इसलिए मैं फिर वही रिपीट करूंगा कि घर में लड़कियां और महिलाएं हों तो गैर लोगों का आना जाना बिल्कुल अलाउ न करें, वरना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।